स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। कर्मचारियों से संबंधित भी कई सारी अपडेट्स आपके लिए लेकर आए हैं और बड़ी बात यह भी है कि पॉलिटिकली सिनेरियो आज किस तरह का बना रहा जानकारी देंगे, क्योंकि मंडी से जो भाजपा की प्रत्याशी हैं कंगना रनौत, 3 दिन की ब्रेक के बाद कुछ एक बड़े बयान इनकी ओर से दिए गए हैं। देखिए, बड़ी बात तो ये है कि सबसे पहले हमें सेंटर में ही ये पप्पू नाम के शब्द को लेकर राजनीति देखने और सुनने के लिए मिलती थी, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में भी ये सिलसिला शुरू हो चुका है। दरअसल कंगना रनौत की ओर से कांग्रेस नेता के लिए यहाँ पप्पू नाम के शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आखिरकार ये कांग्रेस नेता कौन है और इनके लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल उन्होंने क्यों किया? इसके अलावा कांग्रेस की विचारधारा को लेकर भी कुछ एक सवाल यहां भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत की ओर से उठाए गए हैं। आज केवल इन्होंने कांग्रेस नेताओं को नहीं घेरा है, बल्कि जुबानी हमला इन्होंने उद्धव ठाकरे तक पर किया है। इसके अलावा बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ एक जो बड़ी हस्तियां हैं उन पर भी इन्होंने निशाना साधा है। तो अपनी स्टेटमेंट में ये 3 से 4 बड़े जिक्र इन्होंने किए हैं। 3 से 4 बड़े नामों को लेकर इनकी ओर से जिक्र किया गया है। क्या कुछ आज कंगना रनौत की ओर से कहा गया है, बिल्कुल जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात, आज भाजपा की भी रैली थी हमीरपुर में और देखिए, रैली तो थी ही थी, लेकिन यहाँ पर कुछ एक लोगों की जेब कटने का मामला भी सामने आया है। अब कुछ एक गिरोह एक्टिव हो गए हैं क्योंकि चुनावी दौर शुरू हो गया है। रैलीज और सभाएं यहां पर देखिए संबोधित की जाएंगी। इस बीच भीड़ काफी ज्यादा होती है और यहां जेब कतरों ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। ये भी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं और कांग्रेस के टिकट को लेकर भी बात करेंगे। आखिरकार प्रत्याशी कब तक फाइनल होंगे, इसे लेकर एक संकेत यहां कांग्रेस हाईकमान की ओर से दे दिया गया है। लेकिन शुरुआत एक घटना से करना चाहेंगे। दरअसल एक व्यक्ति की रेलवे पर मौत हो गई। ये अंब के तहत रेलवे स्टेशन चुरूडू में जनशताब्दी ट्रेन की चपेट में आ गया है। 31 वर्षीय व्यक्ति था और मौके पर ही इनकी मौत हो गई। हालांकि ये मूल रूप से कांगड़ा के देहरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं और इनके परिजनों को भी पुलिस की ओर से सूचित कर दिया गया है। शव इनका पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। बताया ये जा रहा है कि अंब से ये हिमाचल एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर चुरूडू पहुंचे थे। उसी वक्त जब ये ट्रेन से उतरने लगे तो दूसरी तरफ से दिल्ली की जनशताब्दी ट्रेन आ रही थी, जिसकी चपेट में ये आ गए। इनके पाँव में और सिर में गहरी चोट आ गई और मौके पर ही इनकी मौत हो गई है। पुलिस अभी इस मामले में आगे भी जांच पड़ताल कर रही है। दूसरी बात अब पॉलिटिकली करना चाहेंगे, क्योंकि डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की ओर से आज स्टेटमेंट दी गई है। दरअसल पुराने अंदाज में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी नजर आए हैं। कुछ दिनों से परेशान थे क्योंकि इनकी धर्मपत्नी सिमी अग्निहोत्री का निधन हो गया था, लेकिन आज एक दफा फिर से वही अंदाज डेप्यूटी सीएम का देखने के लिए मिला है, वही कड़ा तेवर देखने के लिए मिला। और ये हरोली से ही जानकारी देखिए निकलकर सामने आई है। हरोली इनका गृह विधानसभा क्षेत्र भी है और वहां कार्यकर्ताओं की ओर से एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें मीडिया से बातचीत करते हुए इन्होंने पहली बात ये कही है कि हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां पर मिशन लोटस का सपना भाजपा का फेल हो गया है और इसके लिए भाजपा ने जितने भी षड्यंत्र रचे वो भी कामयाब नहीं हो पाए। अब उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सरकार गिराने की भी उन्होंने यहां पर मिशन लोटस को सक्सेसफुल करने तक के लिए कोशिश की है, लेकिन अब इसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। निर्दलीय विधायकों को लेकर भी डेप्यूटी सीएम ने ये कहा कि जनता के बीच जाकर उन्हें भी माफी मांगनी चाहिए। विधायक का पद छोड़ना गुनाह है। उन्हें जनादेश मिला था, जनता की भावनाओं को इन्होंने ठेस पहुंचाई है। अब इन्हें भी जनता के बीच जाकर यह आश्वासन देना चाहिए कि दोबारा से ये चुनाव में नहीं उतरने वाले हैं। और हालांकि जो कुछ एक नेता कांग्रेस से बागी हो गए थे, उन्हें लेकर भी आज डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की ओर से टिप्पणी की गई है। इन्हें जनता माफ नहीं करने वाली है और जो भी षड्यंत्र भाजपा ने रचा था सरकार गिराने के लिए, उसका खामियाजा भी वो इन चुनावों में भुगतने वाली है। ये डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के शब्द थे। अगली बात करना चाहेंगे कांग्रेस के टिकट को लेकर, क्योंकि देखिए 13 अप्रैल को ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। इसके लिए डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को और सांसद प्रतिभा सिंह को भी बुलाया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। हालांकि इससे पहले एक लिस्ट भी यहाँ पर सामने आई है। ये शॉर्ट लिस्ट बताई जा रही है जो कि प्रत्याशी होने वाले चुनावों के लिए तय यहाँ पर किए जा सकते हैं। कुटलैहड़ से विवेक शर्मा, धर्मशाला से देवेंद्र जग्गी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। सुजानपुर सीट को लेकर हालांकि अभी तक पेच फंसा हुआ है।
गगरेट, लाहौल स्पीति और बड़सर से भी 3 संभावित प्रत्याशियों के नाम पैनल में हैं। अब 13 अप्रैल को ये बैठक होने वाली है और उसमें फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि कौन कौन से प्रत्याशियों को यहाँ फाइनलाइज करना है, यानी कि एक तरह से फाइनल लिस्ट यहाँ पर सामने आ जाएगी। उसके बाद फिर वो प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। फील्ड के दौरे उनकी ओर से शुरू कर दिए जाएंगे। अभी कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर से हिमाचल प्रदेश में भी यही कहा जा रहा है कि जब तक नाम फाइनलाइज नहीं होते तब तक फील्ड पर जाकर कोई फायदा नहीं है। जब एक बारी चेहरा तय हो जाएगा हर चुनाव क्षेत्र से, उसके बाद जाकर ही जनता के बीच कांग्रेस सरकार से जुड़े मुद्दों को लेकर यहां बात कही जाएगी, यानी कि जो भी बड़ी उपलब्धियां कांग्रेस सरकार की ओर से हासिल की गई है वो जन जन तक पहुंचाई जाएगी और लोगों को उससे अवगत करवाया जाएगा। अभी बुधवार यानी कि देखिए पिछले कल ये बैठक हुई थी दिल्ली में और इसमें ये कुछ एक नाम अभी तय किए गए हैं जो कि हमने आपके पास बताए हैं। अब इसके बाद 13 अप्रैल को जो मीटिंग होने वाली है उसमें यहाँ से भी वरिष्ठ नेता पहुंचने वाले हैं और फाइनलाइज इन नामों को किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द फील्ड के दौरे इन प्रत्याशियों की ओर से भी पूरे किए जाएं जिनके नाम निकलकर सामने आने वाले हैं। अब देखिए कंगना रनौत पर आना चाहेंगे। मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी है कंगना रनौत और आज तो इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में न केवल कांग्रेस नेताओं का जिक्र बल्कि उद्धव ठाकरे का, इसके अलावा बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों तक का जिक्र कर दिया है और ये अच्छे से डेमो देना जानती हैं, ये बात भी इनकी ओर से कही गई है। सबसे बड़ी बात तब हुई जब कंगना रनौत की ओर से ये कहा गया कि दिल्ली में भी एक बड़े पप्पू हैं और जूनियर पप्पू हिमाचल प्रदेश में हैं। हालांकि यहाँ इन्होंने किसी भी कांग्रेस नेता का देखिए नाम नहीं लिया है, केवल पप्पू शब्द का इस्तेमाल ही ये करती रही और ये इनका कहना था कि ये जो हिमाचल के छोटे पप्पू हैं बार बार इनका अपनी स्टेटमेंट्स में जिक्र करते रहते हैं, सुबह से शाम तक इन पर टिप्पणी करते रहते हैं। अभी तो नवरात्रों का दिन चल रहा था, नवरात्रों के दिन चल रहे हैं तो कम से कम महिला विरोधी सोच को दरकिनार करना चाहिए कांग्रेस को, लेकिन अभी भी महिला विरोधी सोच पर पूर्ण विराम यहाँ कांग्रेस की ओर से नहीं लगाया जा रहा है और इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये भी कही कि जो हिमाचल के पप्पू हैं वो अच्छी तरह से सुन ले, ये अपनी बाप या दादा के बदौलत मुंबई तक नहीं पहुंची और इन्होंने जो भी नाम कमाया है वो किसी के बदौलत नहीं कमाया है बल्कि अपने बलबूते पर इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में पांव रखा था और ये कामयाबी हासिल की है। कुछ एक लोग अपने बाप और दादा की बदौलत राजनीति में उतर जाते हैं, अन्य क्षेत्रों में उतरते हैं और उसके बाद डींगे मारते हैं। ये भी कंगना रनौत की ओर से आज बड़ी बात कही गई है। मनाली में ये थी, मनाली में जनसभा को संबोधित कर रही थी और वहीं इनकी ओर से कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तीसरी बात इन्होंने ये कही कि एक और कांग्रेस नेता है जो बार बार महिला प्रत्याशी के लिए निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कांग्रेस सरकार में एक भी महिला मंत्री नहीं है, एक भी महिला विधायक नहीं है। यहीं से कांग्रेस की सोच का अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिलाओं के प्रति कैसी है, जबकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति में महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया है। तीसरी बड़ी स्टेटमेंट कहना चाहेंगे कंगना रनौत की ओर से जो कि दी गई है, सामने आई है। पहली बात तो इन्होंने यही कह दी जो पप्पू शब्द का इस्तेमाल किया। अब ये हिमाचल के किस नेता के लिए पप्पू शब्द का इस्तेमाल किया है, खैर सभी समझदार हैं, सभी ये बात अच्छी तरह से जानते भी हैं। और दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये भी कही है कि ये अपने बाप या दादा की बदौलत मुंबई तक नहीं पहुंची। मुंबई में जो इन्होंने ऊंचाइयां छुई हैं अपने बलबूते पर छुई हैं और अब राजनीति में भी ऊंचाइयों को छूकर ये बताएंगी, लोगों के लिए कार्य करके बताएंगी। तीसरी बड़ी बात महिलाओं को आरक्षण देने पर इन्होंने कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है जो कि आज तक कांग्रेस नहीं कर पाई थी। इसके बाद ये बॉलीवुड इंडस्ट्री पर भी आ गई। इनका कहना था कि जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन्होंने पांव रखा था तो ऐसी ही समस्या कुछ एक पुरुषों को वहां पर भी इनसे हो गई थी। एक और पप्पू भी इनकी जिंदगी में आए थे जो कि उद्धव ठाकरे थे, लेकिन ये घबराई नहीं और आज इनकी सफलता का जुनून उद्धव ठाकरे भी देख रहे हैं। साथ ही साथ बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां जिन्होंने रुकावटें इनके रास्ते में पैदा की उन्हें भी इन्होंने सबक सिखाया और एक बड़ा मुकाम इन्होंने तब हासिल किया जब ऐसी फिल्में बनाना शुरू किया जब उसमें हीरो जैसा टाइटल ही नहीं था, यानी कि बिना हीरो के इन्होंने मूवीज बनाना शुरू किया और भारत की जनता का आशीर्वाद इन्हें ऐसा मिला कि इनकी जितनी भी फिल्में रही हैं वो सभी सक्सेसफुल रही है। इनकी सभी फिल्मों ने अच्छी कमाई की है। ये बड़ी बात आज इनकी ओर से कही गई, यानी कि अपने बयान में कांग्रेस नेताओं के साथ साथ इन्होंने उद्धव सिंह ठाकरे को भी लपेट लिया, बॉलीवुड हस्तियों को भी लपेट लिया और ये डेमो देना सभी को अच्छे से जानती हैं। ये किसी से भागने वाली नहीं है।
राजनीतिक मैदान किसी भी नेता के बाप या दादा का नहीं है, किसी भी नेता के बाप या दादा की यहाँ पर रियासत नहीं है। इस पर हक जमाना बंद करो और इन्हें डराना धमकाना बंद करो, ये बात भी आज कंगना की ओर से कही गई है। तो एक तो ये बात देखिए इन्होंने कही और काफ़ी ज़्यादा इनकी वीडियो वायरल भी हो रही है। लेकिन दूसरी बात, जो बीफ खाने पर लगातार इन पर यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा था कि गौमांस कंगना रनौत की ओर से खाया गया है। कुछ एक कांग्रेस नेताओं का तो ये भी कहना था कि इन्हें उसके बाद मंदिर में भी ले जाया गया और मंदिर को भी अपवित्र कर दिया गया है। ये हाल ही में कांग्रेस नेता बंबर ठाकुर की ओर से बयान दिया गया था और बार बार मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी इनके बीफ खाने पर सवाल उठा रहे थे। तो इस पर कंगना ने जवाब ये दिया है कि जो हिमाचल के छोटे पप्पू हैं वो ज़रा ये बता दें इन्होंने बीफ कब खाया था, किस समय पर खाया था, और अगर इनकी कोई वीडियो उनके पास है तो उस वीडियो को भी वो डिस्क्लोज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, इनकी कोई वीडियो भी कांग्रेस नेता के पास नहीं है। वो बेवजह इन पर इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है। ये आज कंगना ने कहा है, यहाँ नाम किसी का नहीं लिया, केवल छोटा पप्पू कहकर ही इन्होंने अपनी पूरी बात खत्म कर दी है। दूसरी बात इन्होंने ये भी कही कि जो दिल्ली के बड़े पप्पू हैं वो तो झूठ कहते ही कहते हैं, लेकिन हिमाचल के छोटे पप्पू भी बहुत झूठ बोलते हैं। ये एक नंबर का झूठा है और एक नंबर का पलटू राम है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भी इन्होंने किया है। जिस तरह की वीडियो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है मनाली में, क्योंकि ये जनसभा को संबोधित कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा जोश में नजर आई। 3 दिन की ब्रेक के बाद आई हैं और जितनी भी कसर थी, या एक तरह से हम ये कह लें कि कांग्रेस नेताओं की ओर से जो भी बयान दिए जा रहे थे, जो भी आरोप इन पर लगाए जा रहे थे, एक ही बारी में इन्होंने पलटवार कर दिया है। एक और चैलेंज इनकी ओर से एक कांग्रेस नेता को किया गया है कि इनकी फिल्म का एक सीन करके वो बता दे। दरअसल हाल ही में मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से एक स्टेटमेंट दी गई थी जिसमें उनका कहना था कि बॉलीवुड में कलाकारी करना अलग बात है, राजनीतिक मैदान में उतरना दूसरी बात है। इसमें कंगना खरी नहीं उतर सकती। तो कंगना ने इस पर जवाब ये दिया है कि जो वो कला दिखाती हैं या उनकी फिल्म का एक सीन करके ये नेता दिखा दे तो वो राजनीति क्या भारत छोड़कर ही चली जाएंगी। ये चैलेंज उन्होंने खुलेआम मंच से किया है। हालांकि इससे पहले एक चैलेंज विक्रमादित्य सिंह की ओर से भी कंगना को लेकर किया गया था, जिसमें मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने डिबेट के लिए खुले तौर पर कंगना को ललकारा था। उनका ये कहना था कि आमने सामने आकर वो बात करे, उन्होंने आज तक मंडी के लिए किया क्या है उस पर अपनी बात कह दे। लेकिन इस पर भी कंगना जवाब दे चुकी हैं कि चुने हुए प्रतिनिधियों का काम होता है जनता के लिए कार्य करना। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पेशे से मुंबई गई थी, वहां अपना काम कर रही थी। जैसे कोई डॉक्टर होता है, टीचर होता है, अपना अपना पेशा सब पूरा करते हैं, अपने पेशे में सब अपनी सेवाएं देते हैं, वैसे ही वो भी दे रही थी। लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि का तो काम ही जनता के लिए कार्य करना होता है। तो इस बीच यहाँ पर जो लीडर को चुना गया था मंडी संसदीय सीट से, उन्होंने क्या काम किया है उस पर उनको जवाब देना चाहिए। आखिर में कंगना ने एक ही बात कही कि जीतेंगे तो मोदी ही, और मैं वोट अपने लिए नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मांग रही हूं, क्योंकि तीसरी बार उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाना है और 400+ सीटों का लक्ष्य पूरा करना है। ये भी बात उन्होंने कही। उसके बाद एक तरह से ये शांत हो गई थी। हालांकि इससे पहले काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में नज़र आ रही थी और कई तरह के शब्दों का भी इन्होंने इस्तेमाल कर दिया। देखिए, अगर एक डायलॉग हम इनका कहें तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए भी कुछ ऐसा ही डायलॉग कंगना रनौत की ओर से इस्तेमाल किया गया था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री किसी के बाप दादा की नहीं है। वैसा ही इन्होंने एक बार फिर कहा है कि यहाँ रियासत किसी के बाप दादा की नहीं है, किसी भी राजनीतिक नेता के बाप दादा की रियासत नहीं है। जो इस पर ये हक जमा रहे हैं और इन्हें डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, ये कहीं नहीं जाएंगी, बल्कि चुनावी रण में उतर गई हैं और वहां अपना पूरा दमखम दिखाएंगी और जीतेंगी भी। हमीरपुर के जिस गांधी चौक पर पिछले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बाकी लोगों से मुलाकात कर रहे थे, नेताओं से मिल रहे थे, देखिए आज वहीं पर भाजपा की भी बड़ी रैली आयोजित की गई थी। इसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल हुए और कांग्रेस से जो नेता बागी हुए हैं वो भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि ये निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा की ओर से रैली करवाई गई थी। और इसी रैली में एक और घटना सामने आई है, कुछ एक लोगों की जेब काटी गई, जेब कतरों ने अपना काम शुरू कर दिया है। देखिए, इस दौरान हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में जनसभाएं हो रही हैं, चुनावी रैलियां निकाली जा रही हैं। वहां पर सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कई ऐसे गिरोह अब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं जो जानते हैं कि चोरी को आसानी से अंजाम दे सकते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही मामले सामने आए हैं। अब दूसरी बात करना चाहेंगे
राजेंद्र राणा को लेकर इनका ये कहना था कि तकरीबन 23 के करीब कैबिनेट रैंक मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने सरकार में दिए हैं, लेकिन सभी शिमला वालों को दिए हैं। लगता है ये केवल शिमला के ही मुख्यमंत्री हैं, हमीरपुर के लिए इन्होंने किया ही क्या, इस पर उन्हें जवाब देना चाहिए। और इंदर दत्त लखनपाल जो कि कांग्रेस से बागी हुए थे, इनकी ओर से भी स्टेटमेंट यही दी गई है कि केवल यहाँ कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, इसके अलावा कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है। अब देखिए, कांग्रेस नेता तो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में है ही है, लेकिन भाजपा नेता भी इस वक्त कम एग्रेशन में नजर नहीं आ रहे हैं। कंगना रनौत ने जो कहा सो कहा, लेकिन अब यहाँ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से भी आज एक बात को लेकर विवाद जताया गया है। दरअसल इनकी ओर से विरोध इस बात को लेकर जताया गया जो कि ईद वाले दिन, क्योंकि आज ईद का त्यौहार है, आप सभी जानते हैं, और इस बीच मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को एचआरटीसी में किराए में छूट दी गई थी। इस पर नोटिफिकेशन जारी हुई। कोड ऑफ कंडक्ट के बीच ये अधिसूचना क्यों जारी की गई है, इस पर इन्होंने सवाल उठाया। और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि मुख्यमंत्री सुक्खू वैसे भी मुस्लिम समुदाय के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इसीलिए तो इससे पहले हैदराबाद और कर्नाटक के चुनावों में उन्होंने ये कह दिया कि 97% वाले हिंदुओं के राज्य में उन्होंने सत्ता हासिल की है। इस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, तो अंदाजा यहां से लगाया जा सकता है कि हिंदुओं के प्रति ये किस तरह की भावना रखते हैं। और यहां मुस्लिम समुदाय के महिलाओं को भी एचआरटीसी में किराए में छूट दे रहे हैं, जबकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा था। इस बीच ये नोटिफिकेशन जारी करना उचित नहीं है, ये कोड ऑफ कंडक्ट के नियमों का उल्लंघन है और इस बारे में ये शिकायत भी करेंगे। आज ये भी इनकी ओर से बयान दिया गया है और नसीहत भी इन्होंने कांग्रेस को दी है कि कंगना रनौत के बारे में कुछ भी कहना बंद करे, नहीं तो इसका बड़ा नुकसान कांग्रेस नेताओं को देखना पड़ेगा। अब कुछ एक कर्मचारियों से संबंधित जानकारियां हम लेकर आए हैं। ये दरअसल सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी अपडेट है। देखिए, इनकी एक ACR रिपोर्ट तैयार की जाती है। हालांकि ये जो ACR थी पहले कॉन्फिडेंशियल रखी जाती थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह से डिस्क्लोज किया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि अब फॉर्मेट ऑनलाइन किया जा रहा है। भारत सरकार की ओर से तो पहले ही एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट यानी कि APAR को शुरू कर दिया गया है। ये जो पूरा फॉर्मेट था APAR में बदल दिया गया है, लेकिन अब हिमाचल में भी ये शुरुआत की जा रही है। इसे लेकर बैठक हो चुकी है और ये मंगलवार को बैठक हुई थी। कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर अमनदीप गर्ग की ओर से ये जानकारी दी गई है, जिसमें ये तय हुआ है कि पूरा फॉर्मेट अब ACR का ऑनलाइन कर दिया जाएगा। यानी कि अब ये खुले तौर पर पता लग पाएगा कि जो कर्मचारियों को लक्ष्य दिया गया है वह उसे पूरा करने में कितना खरा साबित हुए हैं। जो लक्ष्य दिया गया था टाइम से वो पूरा कर भी पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। तो इसी आधार पर एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट अब इनकी बनने वाली है। रिपोर्टिंग अधिकारी अगर समय पर रिमार्क्स नहीं लिखते हैं तो फिर ये ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगी और ये काम NIC के बजाय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को दिया जाएगा। और ये भी निर्णय हुआ है कि इसकी शुरुआत PWD और फॉरेस्ट विभाग से होने वाली है, यानी कि वन विभाग और लोक निर्माण विभाग से इसकी शुरुआत की जा रही है। अब कर्मचारियों की परफॉर्मेंस का पता लग पाएगा। ये ACR इनकी कॉन्फिडेंशियल ना रखते हुए डिस्क्लोज की जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन ये पूरा फॉर्मेट होने वाला है। भारत सरकार ने पहले शुरुआत कर दी थी, हिमाचल सरकार अब करने जा रही है। बैठक हो चुकी है और उसमें ये सारी चीज़ें लगभग फाइनलाइज हो ही चुकी हैं और ये अच्छा भी है, क्योंकि अधिकतर ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो कि एक तरह से कामकाज में काफ़ी ज़्यादा धीमी गति रखते हैं, लेकिन अब अपना लक्ष्य उन्हें पूरा जल्दी करना होगा, समय से उन्हें अपना लक्ष्य पूरा करना होगा और उसके बाद ये जो उनकी ACR है डिस्क्लोजर में एक तरह से आ जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन ये पूरी तरह से फॉर्मेट रहने वाला है। और अब सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को ही देखिए यहाँ पर जिम्मा दिया जाएगा रिमार्क्स को लेकर भी, अगर रिपोर्टिंग ऑफिसर समय से यहाँ पर रिमार्क्स नहीं लिखता है। पुलिस विभाग से संबंधित भी एक अपडेट लेकर आए हैं, क्योंकि DGP संजय कुंडू 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले हैं और ठीक उसके 20 दिन बाद नया DGP भी पुलिस विभाग को यहां पर मिलने वाला है। तो ये भी एक अच्छी अपडेट हम कहना चाहेंगे। हालांकि DGP के पद पर ताजपोशी के लिए IPS अधिकारी संजीव रंजन ओझा और श्याम भगत नेगी का नाम सबसे आगे चल रहा है। DGP की रेस में IPS अधिकारी संजीव रंजन ओझा और श्याम भगत नेगी का नाम क्यों सबसे आगे चल रहा है, ये कारण भी हम आपको दे देते हैं। संजीव रंजन ओझा क्योंकि 1989 बैच के IPS अधिकारी हैं और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौट चुके हैं और संजय कुंडू के बाद सीनियरिटी में भी सबसे आगे हैं। इसके अलावा ओझा के बाद 1990 बैच के IPS अधिकारी श्याम भगत नेगी वरिष्ठता के आधार पर दूसरे नंबर पर माने
माने जा रहे हैं और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर ही हैं। तो इसी वजह से अब इन दोनों का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि जिम्मेदारी किसे दी जाती है ये हमें देखना होगा, लेकिन 20 दिन का इंतज़ार भी यहाँ पुलिस विभाग में करना होगा नए डीजीपी के लिए। 30 अप्रैल को, क्योंकि संजय कुंडू की रिटायरमेंट है, तकरीबन उसके बाद 20 दिन लग जाएंगे और फिर नया डीजीपी यहाँ मिलने वाला है पुलिस विभाग को भी। देखिए, वन विभाग के कर्मचारियों को भी अब अवकाश नहीं मिलने वाला है। दरअसल 15 अप्रैल के बाद वन विभाग के किसी भी कर्मचारी को अवकाश नहीं दिया जाएगा। कारण इसका ये है कि फायर सीज़न एक तरह से अब शुरू होने वाला है। गर्मियों का सीज़न रहता है और सबसे ज़्यादा आग के मामले जंगलों में देखे जाते हैं। जंगल में आग जल्दी बुझाई जा सके, उससे कोई जानी नुकसान ना हो, इसीलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। और जो सर्कुलर है वो 2061 वन बीट में एक साथ जारी कर दिया गया है। इन्हीं घटनाओं को मद्देनज़र रखते हुए ये बड़ा फैसला हुआ है। हालांकि इसमें 340 वन बीट को अति संवेदनशील वाली श्रेणी में रखा गया है। जहां आग बहुत ज़्यादा लग जाएगी वहां ये 340 वन बीट्स वाले कर्मचारियों को भेजा जाएगा। दूसरी बड़ी बात, इसके अलावा जो 667 वन बीट है इन्हें मध्यम और 1000 से ज़्यादा वन बीट को कम संवेदनशील वाली श्रेणी में रखा गया है। सबसे ज़्यादा कम आग जहां लगी होगी वहां के लिए 667 वन बीट रखी गई हैं। इसके अलावा 340 वन बीट्स ऐसी तैयार की गई हैं जहां अति संवेदनशील इलाकों में जिन्हें भेजने की कोशिश होने वाली है। लेकिन अभी छुट्टियाँ नहीं मिलने वाली है। 15 अप्रैल के बाद सभी छुट्टियाँ कैंसिल कर दी गई हैं जिन वन विभाग के कर्मचारियों को ये दी भी गई थी, और ज़रूरत पड़ने पर दैनिक भोगी कर्मचारियों की मदद भी ली जाएगी यदि कहीं आग का मामला काफ़ी गंभीर रूप से देखा जाता है। देखिए, वहीं कई विभागों को नए निदेशक भी दिए गए हैं। राज्य सरकार ने 8 IAS अधिकारियों को अन्य विभागों के अतिरिक्त कार्यभार दिए हैं, क्योंकि चुनावी ड्यूटी पर जा रहे अधिकारी रोहन चंद ठाकुर, सुदेश कुमार मोक्टा, DC नेगी, राजेश्वर गोयल, आदित्य नेगी, कमलकांत सरोज, नीरज कुमार, रूपाली ठाकुर और राम कुमार गौतम के कारण ये अतिरिक्त कार्यभार दिए जा रहे हैं। जारी आदेशों के अनुसार डॉक्टर यूनुस HRTC के MD और ट्रांसपोर्ट विभाग के निदेशक का कार्यभार देखेंगे। कृषि निदेशक कुमुद सिंह सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन की MD, फूड एंड सिविल सप्लाई की डायरेक्टर और SIDC के MD का कार्यभार देखने वाली है। बिजली बोर्ड के डायरेक्टर कार्मिक अनुराग चंद्र TCP के निदेशक भी होंगे। इसी तरह से देखिए, पूरी लिस्ट हमारे सामने आई है। सुनील शर्मा को विशेष सचिव उद्योग का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। तो अब ये अतिरिक्त कार्यभार इसी वजह से दिया गया है क्योंकि चुनावी ड्यूटी में मेन अधिकारियों को जाना पड़ा है। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV। धन्यवाद।